अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग अगेन फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का वन शॉट लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 8 को एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, अब मैंने काफ़ी सारे आप लोगों के कमेंट्स पढ़े थे, जिसमें किसी ने कमेंट किया था कि मेरे राइटिंग को बोला गया था कि राइटिंग सही नहीं है। बेसिकली राइटिंग इस वजह से आप लोगों को सही लग रही होगी क्योंकि मुझे एक ही बोर्ड पे पूरे चैप्टर को लिखना होता है, तो उसमें छोटा छोटा थोड़ा लिखना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं थोड़ा बड़ा लिखूंगी तो फिर पूरा कवर नहीं हो पाएगा। तो मेरी कोशिश होती है कि पूरे बोर्ड में एक ही बार में वन शॉट क्योंकि बनाना होता है, तो एक ही बार में मैं पूरा लेक्चर कवर कर दूँ। तो इस वजह से ना राइटिंग का थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि मैं इसको मेंटेन करूं, थोड़ा बेहतर बनाऊं। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश रहेगी इस बात की। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। तो आज के इस लेक्चर में अगेन हम लोग इस चैप्टर को पूरा देखेंगे कि इसमें क्या क्या बातें हैं, थ्योरेटिकल भी और न्यूमेरिकल भी। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। तो यहाँ पे सबसे पहले है आपकी बुक में एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो हम ऑक्साइड्स क्या होते हैं कि कोई भी चीज़ अगर किसी मेटल के साथ जुड़ी हुई है, सॉरी, ऑक्सीजन जब किसी भी चीज़ के साथ जुड़ा हुआ होता है तो वो चीज़ उसका ऑक्साइड कहलाता है। अगर सल्फर के साथ जुड़ा है तो सल्फर ऑक्साइड कहलाएगा, मेटल के साथ जुड़ा है मेटल ऑक्साइड। अब वो कोई से भी मेटल हो, एल्यूमिनियम हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, बैरियम हो, कोई सा भी हो, या फिर किसी भी एलिमेंट के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ा होगा तो वो इस चीज़ का ऑक्साइड कहलाएगा। अब हमें ये देखना है कि कौन से ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। एसिडिक किस सेंस में कि जब उनको पानी में डिसॉल्व किया जाए तो वो कैसा सॉल्यूशन बनाते हैं, एसिडिक, अल्कलाइन या फिर न्यूट्रल। तो यहाँ पे एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक तीन टर्म्स यूज करी है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, वो चीज़ें जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर जाएं, क्योंकि मोस्टली ऐसा नहीं होता, कोई भी चीज़ या तो एसिड से रिएक्शन कर रही होती है या बेस से, लेकिन यहाँ पे कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो दोनों से रिएक्शन कर जाते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड जब भी पानी में डिसॉल्व होंगे तो अब याद रखना कि वो हमेशा अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएंगे, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन बनाएंगे। इसका मतलब क्या है कि वो, यहाँ पे लिख देती हूँ, पीएच को बढ़ा देंगे, पानी की पीएच को बढ़ा देंगे। अब ये कौन कौन से हैं आप लोगों ने याद रखना है। पोटेशियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ पर बहुत सारे ऑक्साइड हैं। बेरियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है, स्ट्रोंशियम, सीजियम ऑक्साइड। तो जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ना, यहाँ पे तो मैंने 3 एग्जाम्पल लिखी हैं क्योंकि आपकी बुक में 3 दी हैं, लेकिन अगर इन केस अगर आपसे एमडी का टीकेट में पूछ लेता है कोई 4 इक्वेशन देके कि इसमें से बताओ कि अल्कलाइन सॉल्यूशन किसमें बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि मेटल का ऑक्साइड हमेशा पानी में डिसॉल्व होने के बाद अल्कलाइन बनाता है। तो यहाँ पे मैंने पोटेशियम दी दिया है, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, यहाँ पे एक बात और इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आप लोगों ने सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा कि मेटल्स जो होते हैं वो डिफरेंट किस्म के ऑक्साइड बना रहे होते हैं, यानी कि सुपर ऑक्साइड होता है, पर ऑक्साइड होता है और एक नॉर्मल ऑक्साइड होता है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, एटलीस्ट ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से तो पक्की होनी चाहिए कि कौन से मेटल्स ऑक्साइड नॉर्मल बनाते हैं, कौन से पर बनाते हैं, कौन से सुपर बनाते हैं। ठीक है, खैर अभी यहाँ पे हमारा वो टॉपिक नहीं है, हमारे यहाँ पे टॉपिक है कि ये ऑक्साइड्स हैं और ये पानी के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और ये हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, यानी कि बेस बना रहे हैं। पोटेशियम ऑक्साइड ने पानी से रिएक्शन करा, इसने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया। सोडियम ऑक्साइड ने पानी से रिएक्शन करा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया। कैल्शियम ऑक्साइड ने पानी से रिएक्शन करा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। वैलेंसीज इंटरचेंज करवा दी हमने, क्योंकि कैल्शियम की 2 होती है इसलिए OH के नीचे 2 आया। इसके बाद आ जाते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड पे। नॉन मेटल ऑक्साइड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कार्बन एक नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, फास्फोरस नॉन मेटल है। तो इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो नॉन मेटल ऑक्साइड कहलाते हैं। अगेन ये पानी से रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बना रहे हैं, H2CO3, कार्बोनिक एसिड। तो यहाँ पे चूंकि एसिड बन रहा है तो इसलिए एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ऊपर बेस बन रही है इसलिए अल्कलाइन सॉल्यूशन होगा। तो याद रखना है आपने कि नॉन मेटल्स जितने भी हैं, बस कुछ थोड़ी सी एक्सेप्शन है, लेकिन ज्यादातर जो नॉन मेटल्स है वो पानी में डिसॉल्व होने के बाद एसिडिक सॉल्यूशन बनाएंगे। तो यहाँ पे
कार्बन का हाइड्रोजन का रिएक्शन हुआ तो कार्बोनिक एसिड बना, सल्फर डाइऑक्साइड का पानी से रिएक्शन हुआ तो सल्फ्यूरिक एसिड बना, और फास्फोरस ऑक्साइड के साथ पानी से रिएक्शन हुआ तो फास्फोरिक एसिड बना, H3PO4। सही है, तो ये सारे एसिड है, वैसे पानी की जो पीएच है वो एसिड हो जाएगी। एसिडिक का मतलब क्या है कि पीएच यहाँ पे कम हो रही होगी पानी की। अच्छा, उसके बाद कुछ एक्सेप्शन है मेटल ऑक्साइड के अंदर ही। वो क्या एक्सेप्शन है कि वो ऑक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है कि ये ऑक्साइड पानी से तो रिएक्शन नहीं करेंगे, लेकिन ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसका हमने NaOH एक बेस है, इससे रिएक्शन करवाया तो उसने सोडियम एल्यूमिनेट बनाया और पानी बनाया। सिमिलरली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड का हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाया तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाया इसने और वाटर बनाया। तो एम्फोटेरिक के बारे में यही बात होती है कि वो सॉल्युबल नहीं होंगे पानी में, लेकिन वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद एक और इससे से रिलेटेड एक और एग्जांपल है इसी की, वो है ZnO जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड भी एक मेटल का ऑक्साइड है, लेकिन अगेन ये एम्फोटेरिक होता है, ये नॉट सॉल्युबल इन वाटर होता है। अच्छा, उसके अलावा कुछ और भी ऑक्साइड होते हैं, मतलब उनमें ऑक्सीजन तो आ रहा होता है लेकिन उसमें सिर्फ मेटल नहीं होता, नॉन मेटल भी होते हैं, यानी कि एक्सेप्शंस है कुछ। जैसे अगर आप ये देखो, ये मेटल ऑक्साइड नहीं है Na2CO3, ये मेटल ऑक्साइड नहीं है, लेकिन ये अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है। इसी तरीके से NH4Cl, ये भी अगर आप देखो तो नॉन मेटल का ऑक्साइड नहीं है NH4Cl, लेकिन ये एसिडिक सॉल्यूशन बनाता है पानी में डिसॉल्व होकर। तो ये कुछ एक्सेप्शन है जो आपकी बुक में लिखी थी, तो मैंने यहाँ पे लिख दी। इस किस्म की और भी हो सकती है मल्टीपल, लेकिन जो मेन है वो ये कुछ चंद ही हैं। उसके बाद है ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी, ये तो आपने क्लास 9 में भी पढ़ा है और उसके बाद फर्स्ट ईयर में भी आप लोग पढ़ चुके हो, तो आई होप आप लोग को ये अच्छे से आती होगी। रिकॉल कर लेते हैं इसको कि 1923 में जेन ब्रोंस्टेड और जेम लॉरी इन दोनों ने मिलके ये थ्योरी बनाई थी, इसको इन्वेंट किया था। इस थ्योरी में कहता क्या है, मैंने बहुत बड़ा करके नहीं लिखा, जो बात एक लाइन में बता दी मैंने, जो भी बात है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एसिड डोनेट करता है प्रोटॉन को, यानी कि एसिड डोनर है प्रोटॉन का। इन्होंने क्या बोला कि जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो एसिड है और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो बेस है। सिंपल सी बात। अब यहाँ पे देखो HCl एक एसिड है और यहाँ पे पानी को हमने एज अ बेस लिया है, तो होगा क्या, HCl अपना H पॉजिटिव, प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव को प्रोटॉन भी कहा जाता है क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। H पॉजिटिव का मतलब क्या है कि उसने यहाँ पे अपना एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाला हुआ है, तो उसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन ही होता है। तो इस वजह से हम H पॉजिटिव को, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि H पॉजिटिव को ही प्रोटॉन कह रहे होते हैं। वैसे बहुत कॉमन सी बात है, आप लोगों को पता होगी। तो यहाँ पे इसने क्या करा, अपना H पॉजिटिव देखो पानी को दे दिया, तो यहाँ पे वाटर क्या बन गया, H3O पॉजिटिव। O के ऊपर पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि इसने H पॉजिटिव को लिया, तो ये पहले न्यूट्रल था, पॉजिटिव चीज ऐड हुई तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ से क्लोरीन जो है, इसने हाइड्रोजन को हटाया, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो क्लोरीन नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होगे, एक टर्म मैंने इस्तेमाल की है, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, एक तो देखो मैं कॉन्सेप्ट भी बता देती हूँ, फिर आपको एक ट्रिक भी बता दूंगी याद रखने की। हमेशा कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन का डिफरेंस आया होगा। अगर आप देखो तो HCl से यहाँ जाके क्या बना, सिर्फ Cl बना, और ये वाटर जो है बाद में जाके H3O पॉजिटिव बना। तो आप इसको और इसको देखो अगर, तो इन दोनों में सिर्फ H पॉजिटिव का डिफरेंस आ रहा है। सिमिलरली बेस को और कॉन्जुगेट एसिड को देखो, यानी कि H2O से H3O पॉजिटिव बना है ना, इन दोनों में भी H पॉजिटिव का डिफरेंस आ रहा है। इस चीज को हम आगे भी देखेंगे, लेकिन ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। अब दूसरी ट्रिक बता देती हूँ याद रखने की, कि जो चीज एरो के इस साइड एसिड है वो एरो के उस साइड जाके कॉन्जुगेट बेस बन जाएगी, उल्टा हो जाएगा, बेस लग जाएगा उसके साथ, कॉन्जुगेट के साथ बेस। यहाँ पे इस साइड पे जो बेस है वो वहां जाके कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगी। सही है। अब यहाँ पे देखते हैं मजीद एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे NH3
का पानी से रिएक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे NH3 जो है एज अ बेस काम करेगी, ये अपना ये जो है एसिड यानी कि पानी से एक H पॉजिटिव ले लेगी और NH4 पॉजिटिव बना लेगी और साथ में OH नेगेटिव बन जाएगा। अगेन यहाँ पे ये बेस था, ये एसिड था, तो यहाँ पे ये बेस है तो एरो कलर जाके ये कॉन्जुगेट एसिड होगा, ये एसिड है तो ये एरो कलर जाके कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है और वो बात ये है कि यहाँ पर पानी एज अ बेस काम कर रहा था और यहाँ पे पानी एज अ एसिड काम कर रहा है, तो उसका रीजन ही यही है कि इसी वजह से पानी को बहुत ही यूनिक कहा जाता है, उसको एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। इसका रीजन यही होता है कि पानी डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। पानी एसिड के तौर पे भी बिहेव करता है, पानी बेस के तौर पे भी बिहेव करेगा और पानी असल में न्यूट्रल होता है। तो पानी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े अलग होते हैं जिसकी वजह से हम इसको थोड़ा सा अलग पढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने क्या करा, हाइड्रोजन दे दिया, यहाँ पे सॉरी इधर हाइड्रोजन इसने लिया, यहाँ पे इसने हाइड्रोजन दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे समझने वाला वो है एसिड बेस को, कि एसिड क्या है, बेस क्या है और कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या है, हमें ये समझना है। ठीक है, तो ये तो हो गए ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी। अब आ जाते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेस। अब यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ पता लगाते हैं कि किस तरीके से स्ट्रेंथ पता चलती है ब्रोंस्टेड एसिड और बेस की। सबसे पहले जो रिएक्शन होता है, जब भी हम रिएक्शन करवा रहे होते हैं किसी भी एसिड या बेस का, तो वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ वीक एसिड या वीक बेस की तरफ होगा, यानी कि जिस तरफ वीक एसिड और वीक बेस है उसी तरफ डायरेक्शन होगी। उसके अलावा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीकेस्ट होगा, यानी कि उससे जो बेस बन रहा है, भले हम कॉन्जुगेट बेस करें लेकिन वो है तो बेस ना, तो जो एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड से जो बेस बनेगा वो वीकेस्ट होगा। सिमिलरली स्ट्रॉन्गेस्ट बेस से जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो भी वीकेस्ट होगा। अब यहाँ पे HCl जो है वो स्ट्रॉन्गर देन H3O पॉजिटिव है। ये बात तो हमें पता है कि HCl सबसे ज्यादा खतरनाक एसिड होता है, बहुत ही कम इसकी 0 समथिंग pH होती है। अगर आप लोग ने इसकी pH निकाली हो 0 या तो 0 ही कंसिडर करते हैं, कभी कभार 0 to 0.1 ऐसी कुछ pH होती है इसकी, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है ये। अब हम एक रिएक्शन देखते हैं जिसमें एक वीक एसिड है यानी कि CH3COO जिसको इथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से एसिड है तो ये एसिड क्या करेगा, ये प्रोटॉन डोनेट कर देगा इसको, तो यहाँ पे ये वीक एसिड था, तो जब इससे कॉन्जुगेट बेस बना होगा ना तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस होगा, और यहाँ पे ये तो बेस था तो इससे स्ट्रॉन्ग एसिड बना होगा, यानी कि पानी भी हम कह रहे हैं एक वीक बेस की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जब इसने अपना कॉन्जुगेट एसिड बनाया तो इसको हमने क्या कहा, स्ट्रॉन्ग। सिमिलरली ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगी। समझ लो आप लोग बात को। अब यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात नोटिसेबल है, मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया था ऊपर कि CH3COOH एक वीक एसिड है, ठीक है, तो यहाँ से ये जो बना है ये हमारा कॉन्जुगेट बेस है। लेकिन अगर हम देखें इसके मुकाबले में, अगर हम H3O पॉजिटिव को देखें जो कि एक कॉन्जुगेट एसिड है, यानी कि ये भी एक एसिड है, तो इसकी स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू CH3COOH ज्यादा होगी। सही है। अब यहाँ पे कुछ मैंने वो दिया हुआ है, डिफरेंस दिए हुए कि सबसे पहले सबसे ज्यादा HCl की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, उसके बाद H3O पॉजिटिव की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और उसके बाद CH3COOH की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। अभी हम पानी की प्रॉपर्टी देखेंगे भी कि पानी जो है वो कैसे एक स्ट्रॉन्ग एसिड बना रहा है। अभी हम आगे लेवलिंग इफेक्ट देखेंगे तो उसमें हम समझेंगे कि पानी को क्यों हमने इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कहा है। एक तो रीजन ये भी है कि ये इसके मुकाबले में जल्दी H पॉजिटिव आयन दे देगा। हम लोग एसिड को, जो हम ये कह रहे होते हैं कि ये वीक एसिड है या ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो हम इस वजह से नहीं कह रहे होते कि उसकी pH कम ज्यादा है, वो नहीं होता।
असल तरीका क्या होता है एसिड को ज़्यादा एसिडिक बोलने का या कम एसिडिक बोलने का, वो होता है उसके अंदर से रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन। जो एसिड जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। और जो एसिड H पॉजिटिव आयन को जितना कम रिलीज करेगा वो उतना वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड जो H पॉजिटिव आयन ज़्यादा रिलीज करे वाटर सॉल्यूशन में, और वीक एसिड जो कम H पॉजिटिव आयन रिलीज करे वाटर सॉल्यूशन में, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर नोट करो, इसके पास ये सिर्फ अपने अंदर से एक H को ही निकाल सकता है, लेकिन ये जो पानी का ये जो H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन है, पानी अपने अंदर से 2 H पॉजिटिव निकाल सकता है। एक तो देखो ऑलरेडी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये निकालना फौरन पसंद करेगा क्योंकि ये अभी आयोनिक फॉर्म में है। और दूसरा रीजन क्या है कि वाटर वैसे भी अपने अंदर से H पॉजिटिव बहुत आसानी से निकाल लेता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है। तो यही रीजन है यहाँ पे कि इसको मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड बोला हुआ है एज कम्पेयर टू इसके। ये वीक है, ये कम H पॉजिटिव देगा और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बेस को देख लेते हैं। NaOH सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, उसके बाद NH3 है और उसके बाद NH4OH है। इसका क्या रीजन है, इसको भी अगेन मैंने उसके बिहाफ पे देखो, NaOH तो है ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ये नंबर 1 बेस है, इसकी 14 pH होती है। उसके बाद अगर हम NH3 को देखें, अभी ब्रॉन्स्टन लॉरी थ्योरी के हिसाब से जो H पॉजिटिव ले रहा है वो बेस है। NH3 पानी से H पॉजिटिव ले सकता है तो ये इसके बाद ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर सबसे कम NH4OH है, ये थोड़ा मुश्किल से H पॉजिटिव को लेगा, ठीक है। तो जो H पॉजिटिव को ले रहा है वो बेस था, तो इसके हिसाब से हमने ऑर्डर रखा है। सबसे स्ट्रॉन्ग ये है, फिर NH3 है और फिर NH4OH है। अब उसके बाद आ जाते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर को तो वैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि अगेन वही बात लिखी है मैंने कि कॉन्जुगेट एसिड और बेस पेयर हैज डिफरेंस ऑफ H पॉजिटिव। दोनों में H पॉजिटिव का डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर ये एसिड है और ये बेस है, इन दोनों में H पॉजिटिव का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है। अगर ये बेस है और ये इससे बना हुआ एसिड है तो अगेन यहाँ पे भी H पॉजिटिव का डिफरेंस आ रहा है। मैंने आपको दूसरा तरीका भी बताया कि जो एरो किस तरफ एसिड है वो वहां जाके कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, जो यहाँ पे बेस है वो वहां जाके कॉन्जुगेट एसिड बना लेगा। इसी से रिलेटेड एक टेबल है, अगर आप उस टेबल को देख लो एक बार अच्छे से, तो इसमें काफी सारे ब्रॉन्स्टेड एसिड है, फिर ब्रॉन्स्टेड बेस लिखे हुए हैं, और यहाँ पे ये रिएक्शन करके जो उस तरफ एसिड था वो यहाँ के कॉन्जुगेट बेस बना रहा है और जो उस तरफ बेस था वो यहाँ के कॉन्जुगेट एसिड बना रहा है। तो इसको बस आप एक बार देख लेना ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि बाकी सारे रिएक्शन में भी किस तरीके से ये रोल प्ले कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं, लिमिटेशंस हैं कुछ ब्रॉन्स्टन-लॉरी थ्योरी की। सबसे पहले क्या है कि रिएक्शन बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड। इन्होंने ये नहीं बताया कि जब एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। क्योंकि देखो एसिडिक ऑक्साइड्स जो हैं, जैसे कि ये है CO2, SO2, SO3, ये पानी में डिसॉल्व होने के बाद एसिडिक बना देते हैं सॉल्यूशन को। सिमिलरली बेसिक ऑक्साइड है CaO, BaO, ये भी पानी में डिसॉल्व होने के बाद ये देते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन। अब जब इनके दरमियान में रिएक्शन होता है तो यहाँ पे प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता, या फिर इसके अलावा बहुत सारे रिएक्शन है जहाँ पे प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता, तो उस केस में क्या करेंगे, इन्होंने इस बात को एक्सप्लेन नहीं करा। उसके बाद दूसरी चीज क्या है कि AlCl3, BF3 एटसेट्रा, ये सब एसिड है। क्यों एसिड है, क्योंकि इनकी pH थोड़ी कम साइड पर है, तो अगेन इनके अंदर तो H पॉजिटिव है ही नहीं जो ये डोनेट करें, तो ये एसिड है। लेकिन इनके बारे में तो इन्होंने बताया ही नहीं कि जो वो एसिड जिनके अंदर H पॉजिटिव नहीं है उनका क्या करेंगे, तो ये भी इनकी लिमिटेशन हो गई। अच्छा, अब उसके बाद है
स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अच्छा, तो बेसिकली इसका एक फॉर्मूला है इसको निकालने का कि किसी भी एसिड या बेस की हमें स्ट्रेंथ पता लगानी है कि वो कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, यानी कि वो कितने आयंस बना रहे हैं पानी में डिसॉल्व होने के बाद। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन, जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्प्लिट इनटू आयंस। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स स्प्लिट हुए हैं आयंस में डिसॉल्व होने के बाद, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कि कितने टोटल मॉलिक्यूल्स थे वो नीचे आ जाएगा, और उनमें से जितने स्प्लिट हुए पानी के अंदर वो ऊपर आ जाएंगे, और परसेंटेज है तो उसमें मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। अब यहाँ पे इस परसेंटेज से हम पता लगा सकते हैं अगर तो स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस होगा तो उनकी परसेंटेज 90 से 95 के दरमियान में आएगी, और अगर वीक होगा तो बहुत कम आएगी, 10, 20, 30 मैक्सिमम इतनी आ जाएगी। ठीक है, जैसे देखो इस चार्ट से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे HCl दिया हुआ है। ठीक है, कितनी आ रही है 90, 95, HNO3 की भी 90 to 95, H2SO4 60%, और CH3COOH की बहुत ही कम है 1.4, क्योंकि वो मैंने बताया ना वीक एसिड है। उसके बाद बेसिस है NaOH, इसकी भी 90 to 95, KOH की भी, BaOH की 77% है, और NH4OH मैंने यहाँ बताया सबसे वीक होता है, तो इसीलिए इसकी देखो यहाँ पे 1.4 आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड वाटर। अगर कोई एसिड पानी के अंदर डिसॉल्व हो रहा है तो उसके लिए हम फॉर्मूला निकालेंगे यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल ये कोई भी एसिड है HA, अब ये HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, या फिर HNO3 हो सकता है, HBr, मतलब ऐसा एसिड जिसके अंदर H आ रहा हो। A इसका कोई नेगेटिव पार्ट होगा, H पॉजिटिव पार्ट है, इसका रिएक्शन करवाया हमने पानी के साथ। अब एसिड क्या करता है, H पॉजिटिव अपना पानी को दे देता है तो H3O पॉजिटिव बना देगा, और A नेगेटिव यानी कि नेगेटिव वाला पार्ट, जैसे यहाँ पे हमने देखा था ना ये रहा H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो इसको हमने A बोला है, इस तरीके से A हो गया, ये नेगेटिव बन के अलग हो जाएगा। Kc का फॉर्मूला लगाया हमने सिंपल। अब यहाँ पे Kc का फॉर्मूला जब हमने लगाया, हमें पता है कि पानी कांस्टेंट है, पानी की आयनाइजेशन वैल्यू भी कांस्टेंट है, और पानी वैसे भी हमें, आप सोचो ना अगर आप कोई रिएक्शन करा रहे हो तो आपको इतना पता होगा ना कि पानी मेरे पास कितना है, इसलिए पानी की क्वांटिटी कांस्टेंट हुई, तो इसलिए हमने पानी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट बोल के इसको हटा दिया। तो फाइनल हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Kc के लिए H3O पॉजिटिव इंटू A और डिवाइडेड बाय HA। ये तो हो गया एसिड के लिए। अब देखते हैं बेस के लिए। अगर हम बेस को पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये बेस है, बेस का काम क्या होता है, H पॉजिटिव को लेना। कोई भी बेस हो वो वाटर से H पॉजिटिव को लेगी तो वो BH पॉजिटिव बना लेगी और OH नेगेटिव हो जाएगा। Kc का फॉर्मूला लगाएंगे। अगेन यहाँ पे मैंने पानी को कांस्टेंट रखा है क्योंकि पानी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, हमें पता है क्या कंसंट्रेशन है, और नीचे सिर्फ B आया तो ये Kb हो गया, इसको Kc कह दिया, तो ये हमारा Kb के लिए यानी कि बेस की आयनाइजेशन के लिए फॉर्मूला आ गया। ये इसके न्यूमेरिकल्स तो नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए कि अगर इनकेस आ जाए, क्योंकि आ तो कुछ भी सकता है ना, हमें कुछ आइडिया नहीं है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, हमें पढ़ना सब कुछ है। उसके बाद आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर है। अब यहाँ पे पानी कि अगर पानी के एक मॉलिक्यूल का पानी के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ पे अगर आप देखो OH नेगेटिव बनेगा और H3O पॉजिटिव बनेगा। इस रिएक्शन का मकसद क्या है, बहुत ही डीप बात है इसके अंदर। वो क्या है कि पानी एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है, ये एसिड, और बेस की तरह भी। इसमें से अगर मैं इसको एसिड कहूँ और इसको बेस कहूँ तो ये हमारा कॉन्जुगेट एसिड हो गया और ये हमारा कॉन्जुगेट बेस हो गया। ये मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया, ये कॉन्जुगेट बेस होगा और ये कॉन्जुगेट एसिड होगा, सही है। क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है कि जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एसिड है, अब इसने अपने अंदर से H पॉजिटिव दे दिया तो यहाँ पे एसिड था तो ये बेस बन जाएगा। अगर ये बेस था तो इसने अपने अंदर H पॉजिटिव ले लिया तो यहाँ पे बेस था तो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। Kw आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर Kw होता है, तो इसके लिए क्या होगा, अगेन यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है
तो मैंने डायरेक्टली OH नेगेटिव और H3O पॉजिटिव को रखा कंसेंट्रेशन को। इसकी वैल्यू याद रखनी है आप लोगों ने कि 25 डिग्री सेल्सियस पे Kw की वैल्यू 1.0 10 की पावर -14 होती है। ये वैल्यू आप लोगों ने याद रखनी है, सही है। अच्छा, और उसके अलावा Kw सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करता, सही है। अच्छा, अब इसमें से अगर मैं इस Kw की वैल्यू को थोड़ा सा ब्रेक करूं, अगर आप देखो यहाँ पे 10 की पावर -14 है, तो इसमें से 10 की पावर -7 OH नेगेटिव के लिए होगा और 10 की पावर -7 H पॉजिटिव के लिए होगा, या H3O पॉजिटिव के लिए कर लेते हैं इसके हिसाब से। यानी कि आधा -7 तक हम लोग काम करेंगे कॉन्जुगेट बेस के लिए और -7 एसिड के लिए, आधा आधा होता है, तो दोनों को मिक्स करके कंसेंट्रेशन -14 आ रही है। अब आप देखो ना, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है तो ये वैल्यू आ रही है, तो हम क्या कहते हैं कि पानी के अंदर H पॉजिटिव यानी कि बेस वाला कैरेक्टर और एसिड वाला कैरेक्टर बराबर होता है, तो इसलिए मैंने -14 को दो हाफ में कर दिया, क्योंकि जितना ये होगा उतना ही यही होगा। तो -7 OH के लिए और -7 H3O पॉजिटिव के लिए। उसके बाद pH, pOH और pKw। सबसे पहले 1909 में सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट ने pH और pOH का कॉन्सेप्ट दिया था, तो ये बात इंपॉर्टेंट है एयर के साथ। pH का फॉर्मूला सीधा सीधा मैंने लिख के बता दिया, डेफिनेशन वगैरह आपको पता ही है कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन, ये बात तो आप लोगों को पता ही होगी ना, कि या फिर हम ये भी बोलते हैं कि मेजरमेंट ऑफ H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन, ठीक है ना, सॉल्यूशन। चाहो तो ऐसे लिख लो माइनस लॉग करके, log 1/H पॉजिटिव करके लिख लो, दोनों तरीके सेम है। उसके अलावा pOH के लिए क्या होगा, -log और OH नेगेटिव, ये हो जाएगा log/OH नेगेटिव, माइनस का साइन हटाने के लिए। अब यहाँ पे एक स्केल आपको पता होना चाहिए कि 0 से लेके 7 तक की जो pH होती है, यानी कि इस रीजन की जो pH होगी वो एसिडिक होगी, यानी कि 7 से पहले तक की pH जो है वो एसिडिक होगी, और 7 के बाद से 14 तक की जो pH है वो बेसिक होगी, और जो 7 पे आ रही होगी वो न्यूट्रल होगी, या फिर न्यूट्रल के करीब होगी। अगर 7.1 है, 7.2, तो ये तकरीबन न्यूट्रल के करीब है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसी से निकलता है, इस स्केल से मैंने फॉर्मूला लिखा कि pH प्लस pOH इक्वल्स टू 14 होगा। अगर आप देखो ये वाला रीजन pH का है, ये वाला रीजन pOH का है, तो ये दोनों जब प्लस होंगे तो 14 से ज्यादा तो ये स्केल आगे जा ही नहीं रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू ये 14 देंगे। तो इसलिए मैंने बोला pH और pOH भले कितने भी वैल्यू प्लस होकर 14 ही आंसर देंगे, 14 से बड़ा नहीं आ सकता। ठीक है। अब उसके बाद एक और बात लिखी हुई मैंने कि pH को पता लगाने का तरीका क्या है। अगर आपने लैब वगैरह में किया होगा काम, तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग डिफरेंट इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फिनोल्फथलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, लिटमस पेपर हो गया। जैसे कि आप यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ, यहाँ पे डिफरेंट इंडिकेटर्स के नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहले लिटमस है, लिटमस पेपर अगर एसिडिक होगा सॉल्यूशन तो वो रेड कलर देगा, बेसिक होगा तो ब्लू देगा, अगर न्यूट्रल है तो पर्पल कलर देगा। इसी तरह मिथाइल ऑरेंज है, अगर एसिड है तो रेड कलर देगा, बेस है तो येलो कलर देगा, और अगर न्यूट्रल है तो ऑरेंज कलर देगा। फिनोल्फथलीन है, अगर एसिड है तो वो कलरलेस रहेगा, बेस है तो पिंक हो जाएगा, और अगर न्यूट्रल है तो अगेन कलरलेस रहेगा। तो फिनोल्फथलीन को ये आप क्वेश्चन कर सकते हो कि अगर एसिड और न्यूट्रल को तो कलरलेस बता रहे हैं तो हम इसको कैसे पता लगाएंगे। तो आप फिनोल्फथलीन को इस्तेमाल करके बेसिक सॉल्यूशन को तो पता लगा सकते हो ना, तो इसलिए ये यूजफुल है। उसके बाद यूनिवर्सल इंडिकेटर, रेड देगा एसिड में, पर्पल देगा बेस में, और ग्रीन देगा ये न्यूट्रल में। तो ये चार्ट आप लोग को पता होना चाहिए। ये वैसे भी सिर्फ एमडी का टिकट के लिए नहीं, ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लेवल पे भी। उसके अलावा इसी के साथ एक और चार्ट है, अगर आप इसको भी एक बार देख लोगे, पूछा जा सकता है आपसे डिफरेंट चीज़ों की पीएच के, यूरिन की क्या होती है, ह्यूमन ब्लड की पीएच, मिल्क की पीएच। तो इसको भी एक बार पॉज करके बस एक बार रीड कर लो। अगर मैं इसको रीड करूंगी तो टाइम बस ज़्यादा रहेगा, आप लोग पॉज करके एक बार इसको देख लो। उसके बाद पीएच के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। सबसे पहले जैसे कि है कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.0025 m
एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl एट 25। अच्छा, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होते हैं, तो इसमें ना मतलब कोई इतना ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, तो हम इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमें एक HCl दिया हुआ है, HCl H पॉजिटिव में टूट रहा है, Cl नेगेटिव में टूट रहा है, ठीक है। हमें pH दी हुई है 0.0025 m, यानी कि हमें H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन दी हुई है बेसिकली, क्योंकि HCl एक एसिड है और अगर उसकी मोलैरिटी दी हुई है तो मतलब वो HCl के अंदर H पॉजिटिव आ रहे हैं, तो H पॉजिटिव की ही कंसेंट्रेशन दी हुई है। H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन दी हुई है, pH निकालनी है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ये रहा, pH इक्वल्स टू माइनस लॉग H पॉजिटिव। H पॉजिटिव दिया हुआ है, माइनस लॉग लगाओ कैलकुलेटर में, ये लगाओ, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है डिटरमाइन द pH ऑफ 0.1 m NaOH सॉल्यूशन एट 25। अब यहाँ पे अगेन जैसे ऊपर था ना, यहाँ पे भी मोलैरिटी दी हुई, लेकिन NaOH ही। NaOH एक बेस है, उसके अंदर OH आ रहा है, तो बेसिकली ये OH की कंसेंट्रेशन दी हुई है, OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन। अगेन यहाँ पे OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन दी हुई है, pH निकालना है। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, फॉर्मूले से POH निकालोगे, POH निकाल लोगे, इस POH को यहाँ पुट करोगे, 14 से माइनस करवाओगे, pH आ जाएगी। कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। तीसरा है द pH ऑफ सॉल्यूशन 25 डिग्री सेल्सियस इज 4.82, pH दी गई, कैलकुलेट द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन को निकालने के लिए आपकी बुक में तो कहीं में भी फॉर्मूला नहीं दिया था, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आपको H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन निकालनी है तो उसके लिए आप क्या करोगे, 1 अपॉन एंटी लॉग और pH कर दोगे अगर H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन निकालनी है। और अगर आपको OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन निकालने का बोला है, अगेन यही फॉर्मूला रखोगे, 1 अपॉन एंटी लॉग और POH। आई होप आप लोगों को ये विजिबल होगा। H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन है 1 अपॉन एंटी लॉग PH, OH की है 1 अपॉन एंटी लॉग POH। अब इसके लिए करना क्या होता है आपको, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, एंटी लॉग निकालने के लिए क्या करोगे, शिफ्ट दबाओगे कैलकुलेटर में और लॉग का बटन दबाओगे तो एंटी लॉग आ जाएगा। सवाल में जो भी pH की वैल्यू दी हुई है उसको रखोगे, एक आंसर निकाल लोगे, जो भी आंसर आएगा फिर इसको 1 से डिवाइड लिखोगे, 1 डिवाइडेड बाय जो भी इसका आंसर होगा वो करोगे तो हमारे पास H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन आ जाएगी। सेम काम इसके लिए भी करोगे, 1 अपॉन एंटी लॉग POH के लिए। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ था कि pH दी हुई थी और बोल रहा है हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन निकालो। आप क्या करोगे, pH दी हुई है 4.82, एंटी लॉग करोगे 4.82 करोगे, एक आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर है उसको 1 से डिवाइड करवाओगे तो क्या आ जाएगा, 1.5 एक्सपोनेंट माइनस 5 m, ठीक है। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है ये भी, बस ये फॉर्मूले याद आपको, बस सिंपल से इसके अंदर सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़े। आपको हर चीज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, pH का फॉर्मूला है, POH का फॉर्मूला है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये पता होना चाहिए। इन चारों के फॉर्मूला अगर आपको आते हैं तो आप किसी किस्म का भी pH POH का फॉर्मूला, किसी किस्म का भी न्यूमेरिकल आ जाए आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हमारे न्यूमेरिकल हो गए। अब आ जाते हैं हम लेवलिंग इफेक्ट पे। लेवलिंग इफेक्ट क्या होता है कि पानी की ऐसी क्वालिटी कि जब भी उसके अंदर कोई एसिड या बेस जब डिसॉल्व हो तो वो उनके इफेक्ट को लेवल कर दे अपने अंदर, मतलब बहुत ज्यादा ना करे, लेवल करवा दे अंदर अपने। ये चीज कहलाती है पानी की लेवलिंग इफेक्ट। अब इसको डिटेल में समझते हैं। पानी जो है वो एसिड के लिए ऐसा बेसिक मीडियम काम करता है और बेस के लिए ऐसा एसिडिक मीडियम काम करता है, ठीक है। It occur to make any acid and base to ionize in water and form H positive, He3O positive and OH negative ion। ऐसा होता क्यों है कि पानी एज अ बेस काम करता है और एसिड काम करता है? वो इसीलिए काम करता है कि जब भी इसके अंदर कोई एसिड या बेस डिसॉल्व हो तो वो लाजमी तौर पे OH नेगेटिव और H3O पॉजिटिव आयंस बना ले। अगर कोई एसिड डिसॉल्व हो रहा है तो H3O पॉजिटिव आयन बना ले,
अगर कोई बेस डिजोल्व हो रही है तो OH नेगेटिव आयन बना ले पानी। अब इसकी एक दो एग्जांपल्स लिखी है मैंने। पर सबसे पहले देखो HCl रिएक्शन कर रहा है H2O के साथ, तो क्या बना रही है H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन बन रहा है। H3O पॉजिटिव बना, यहाँ पे पानी ने क्या करा, इसके लिए एज अ बेस काम करा। अब नीचे आओ, NH2 नेगेटिव है। अच्छा ये सोडियम अमाइड सा है, NaNH2 ऐसे करके होता है इसका फॉर्मूला। आई होप ये क्लियर हो। यही मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, लेकिन होता कुछ ऐसे करके ही है। तो उसमें से ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव होता है। तो मैंने सिर्फ नेगेटिव वाला पार्ट लिखा है क्योंकि इसी का काम है इसके अंदर। तो NH2 जो है वो वाटर से रिएक्शन करेगा और ये NH3 बना देगा और यहाँ पे OH नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ पे OH नेगेटिव बना ना, और यहाँ पे पानी ने क्या करा इसके लिए एज अ ये खुद क्या था, एक बेस थी, तो उसके लिए एज अ एसिड काम करा। अब होता क्या है, चाहे कोई सा भी एसिड हो या चाहे कोई सी भी बेस हो, चाहे वो कितनी ही स्ट्रॉन्ग बेस है या कितनी ही वीक बेस है या कितना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है कितना ही वीक बेस है, कोई भी चीज कितनी भी स्ट्रॉन्ग है कितनी भी वीक है, जब वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो रही है तो वो सारे सब क्या बना रहे हैं, एक ही चीज बना रहे हैं। अगर एसिड है तो वो H3O पॉजिटिव बना रहा है, अगर बेस है तो वो OH नेगेटिव बना रही है। तो पानी क्या कर रहा है, सारे किस्म के एसिड को अपने अंदर डिसॉल्व करके एक ही लेवल पे ला रहे हैं। कितना ही स्ट्रॉन्ग एसिड हो कितना ही वीक एसिड हो, सब यही बना रहे हैं। कितनी ही स्ट्रॉन्ग बेस हो कितनी ही वीक बेस हो, सब ये बना रहे हैं। तो पानी ने क्या करा, सारे एसिड को एक जगह पे लाके लेवल कर दिया और सारी बेसिस को एक जगह पे लाके लेवल कर दिया। तो ये चीज कहलाती है पानी का लेवलिंग इफेक्ट। पानी सबके लिए एक जैसा काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसके लिए अलग तरीके से रिएक्शन कर रहा है, वीक एसिड है तो उसके साथ अलग तरीके से रिएक्शन कर रहा है। नहीं, किसी भी किस्म का एसिड हो रिएक्शन सबके साथ एक जैसा कर रहा है, और किसी भी किस्म की बेस हो रिएक्शन सबके साथ सेम कर रहा है। तो ये चीज कहलाती है इसका लेवलिंग इफेक्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मैं देख लेती हूँ उसका कोई चार्ट, वैसे इसका कोई चार्ट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर चार्ट दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को वैल्यूज का अंदाजा हो जाए, क्योंकि चार्ट में वैल्यूज होती है। मैं वैल्यूज तो यहाँ पे लिख नहीं सकती ना सारी, तो मेरी कोशिश होती है कि वो वैल्यूज पूछ ली जाती हैं, रेंडमली कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए हमें हर चीज को देखना है। अच्छा, अब यहाँ पे लेविस एसिड एंड बेस, तो GN लेविस नाम के साइंटिस्ट थे। 1923 में उन्होंने अपने लेविस एसिड एंड बेस यानी कि लेविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस दिया था। इनके हिसाब से बेस क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे, जैसे कि NH3 है, PH3 है, H2O है, वो कहलाती है बेसिस, लेविस बेसिस। और एसिड क्या कहलाता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, जैसे कि AlCl3, BF3, FeCl3। याद है हमने यहाँ पे लिमिटेशंस पढ़ी थी कि ये सब एसिड है, लेकिन ब्रॉन्स्टन लॉरी ने नहीं बताया था, तो लेविस ने इस बात को कवर किया। अब यहाँ पे एक रिएक्शन है AlCl3 का NH3 के साथ। NH3 जो है, N जो है वो ग्रुप 5 का होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 3 के साथ रिएक्शन करा हुआ है हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन लगे हुए, बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। इसने क्या करा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस AlCl3 को दे दिया, यानी कि बेसिकली एल्यूमिनियम को दे दिया। अब जब इसने इसको दिया तो ये इलेक्ट्रॉन इसको उसने शेयर कर दिया और ये आपस में जुड़ गया और उन्होंने क्या बनाया, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। यहाँ पे ये बनाएंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इसने काम किया एज अ एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करा, और इसने काम किया एज अ बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करा। ये जब दोनों जुड़ जाएंगे, जो चीज हमें मिलेगी वो कहलाएगी एडक्ट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, पूछी जा सकती है कि एडक्ट क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि लेविस एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करके जुड़ते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो एडक्ट कहलाता है। अब आ जाते हैं हम अपने इस साइड पे। सबसे पहले है बफर सॉल्यूशन। अच्छा,
बफर सॉल्यूशन को समझने के लिए हम एक डायग्राम का यूज करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे टाइप्स वगैरह समझ लेते हैं। सबसे पहले है इसके डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन टेंड्स टू रेजिस्ट चेंज इन पीएच ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो ये कोशिश करता है कि वो अपनी पीएच को चेंज ना करे जब उसके अंदर थोड़ा सा एसिड या बेस ऐड हो जाए। तो इस सॉल्यूशन में, इस सिचुएशन में अगर वो अपनी पीएच को मेंटेन करता है, कोशिश करता है कि पीएच चेंज ना हो, तो वो सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन कहलाता है। अब बफर सॉल्यूशन की कुछ टाइप्स होती हैं, एक होता है एसिडिक बफर, एक होता है बेसिक बफर। एसिडिक बफर कैसे बनता है ये पूछा जा सकता है। तो वीक एसिड और उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर मैं ये कह सकती हूँ एक वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, जैसे कि CH3COOH, ये एक वीक एसिड है और इसका सॉल्ट है Na के साथ। यानी कि जब हमने इस एसिड का रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग बेस से करवाया होगा, जैसे कि NaOH से करवाया होगा अगर, तो क्या होगा, इसका ये H हट गया होगा और यहाँ पे Na आके लग गया, तो ये बन गया इसका सॉल्ट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, इसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये इन दोनों का मिक्सचर कहलाएगा बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर। बेसिक बफर में क्या होगा कि वीक बेस होगी और इसका सॉल्ट होगा विद स्ट्रॉन्ग एसिड। अब जैसे कि वीक बेस है NH4OH, इसका रिएक्शन हमने करवाया स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ HCl के साथ, तो इसका ये OH हटेगा और यहाँ पे आके लग जाएगा Cl। तो ये NH4Cl एक सॉल्ट होता है, अमोनियम क्लोराइड। इन दोनों का मिक्सचर कहलाएगा बेसिक बफर सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक डायग्राम आप देखो, मैं आपको इसकी डायग्राम, इस वाले की कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, इसका आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। अब इस डायग्राम में अगर आप देखो तो पहला रिएक्शन है कि CH3COOH ब्रेक हो रहा है H पॉजिटिव और CH3COO नेगेटिव के अंदर, और दूसरे रिएक्शन में क्या हो रहा है कि CH3COO ये वाला Na वाला दूसरा वाला पार्ट Na पॉजिटिव और CH3COO नेगेटिव में अलग हो रहा है। अब अगर मैं कोई बेस ऐड करवाती हूँ, OH को अगर मैं ऐड करवाती हूँ, क्योंकि बेस के अंदर तो OH होता है ना, वो OH ऊपर वाले रिएक्शन में जो H पॉजिटिव बना है उसके साथ रिएक्शन करके पानी बना लेगा, H2O बन जाएगा। और CH3COONA जो है उस वाले रिएक्शन में अगर आप देखो, अगर तो थोड़ा सा एसिड ऐड किया जाता है, H पॉजिटिव को ऐड किया जाता है, तो ये H पॉजिटिव CH3COO नेगेटिव का जो आयन है उसके साथ मिलकर CH3COOH बना रहे हैं। तो पानी तो होता ही न्यूट्रल है, पानी का तो कोई मसला ही नहीं है, और यहाँ पे CH3COOH बन रहा है, वो तो ऑलरेडी सॉल्यूशन में मौजूद है। तो इससे क्या होता है कि पीएच चेंज नहीं होती इस रिएक्शन की वजह से। तो उसने क्या करा, ऐसे अपने आप को अरेंज करवा लिया, ऐसे मैनेज करवा लिया कि पानी बनाया, पानी तो होता ही न्यूट्रल है, और उसके बाद CH3COOH बना लिया, वो तो वैसे आयंस में टूटा हुआ था, वो तो जितना मौजूद था उतना ही बन गया वापस। तो इससे क्या होता है कि पीएच अपनी मेंटेन रखता है। जैसे इसमें हुआ है सेम इसमें भी वैसे ही होगा, सेम रिएक्शन होगा इसमें भी। सही है। अब आ जाते हैं हम बफर कैपेसिटी पे। बफर कैपेसिटी क्या होती है कि बफर सॉल्यूशन की, देखो बफर सॉल्यूशन मैंने बोला कि अगर आप थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस ऐड कर रहे हो ना, तो सिर्फ उस सिचुएशन में ये अपनी पीएच चेंज नहीं करेगा। अगर आपने भर भर के डाल दिया एसिड और बेस तो चेंज करेगा ना। तो बफर कैपेसिटी यही चीज बताती है कि एडिशन ऑफ एसिड और बेसिस बिफोर द चेंज इन पीएच ऑफ बफर इज बफर कैपेसिटी। कि आप एसिड या बेस ऐड किए जा रहे हो बफर के अंदर, तो उस पॉइंट तक जब तक वो अपनी पीएच को चेंज नहीं कर रहा, वो पॉइंट कहलाती है बफर कैपेसिटी। यानी कि उस पॉइंट तक उसने अपनी पीएच को चेंज करने से रोका। लेकिन अब आपने बहुत ज़्यादा डाल दिया तो चेंज हो जाएगी पीएच। सही है। अब इसकी कुछ एप्लीकेशन है, मैं इसी रीड कर लेती हूँ। पहली क्या है कि बफर सॉल्यूशन बायोकेमिकल सिस्टम में इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमारी बॉडी में ब्लड एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बफर सॉल्यूशन की। हम मुख्तलिफ चीज़ें खाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो है कोल्ड ड्रिंक। हम जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, वो एक एसिड है, कार्बोनिक एसिड। तो हमारी ब्लड की तो पीएच क्या होनी चाहिए, कम हो जानी चाहिए, एसिडिक हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ब्लड हमारा बफर की तरह काम करती है। कि हम कोल्ड ड्रिंक
अगर आप एक बोतल भर के पूरी 1 लीटर की बोतल पी जाओगे तो ऑफ कोर्स आपको कुछ ना कुछ होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एसिड लेते हैं, यानी कि थोड़ा सी कोल्ड लेंगे, 1 गिलास या 2 गिलास पी लेंगे। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि बफर सोल्यूशन की तरह काम करता है हमारा ब्लड, और अपनी पीएच को 7.3 से 7.4 के दरमियान में रखता है, इससे ज़्यादा नहीं होने देता। उसकी बात है, बफर सॉल्यूशन का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में होता है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में, डाई के प्रोसेस में, दवाइयाँ बनती हैं उनके प्रोसेस में बफर का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है बफर सॉल्यूशन। और ये क्यों इस्तेमाल होता है, ताकि पीएच, जो ज़मीन की पीएच है उसको मेंटेन किया जाए। उसके अलावा एनालिटिकल केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है, यानी कि जहाँ एनालिसिस होती है चीज़ों की, लेबोरेटरीज में, वहाँ पे बफर सॉल्यूशन इस्तेमाल होता है। पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज के अंदर इस्तेमाल होता है। उसके अलावा बफर जो है वो फूड इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, ताकि फूड की पीएच को मेंटेन किया जा सके, फ्लेवर अच्छा हो सके, ठीक है। तो इन चीज़ों में इस्तेमाल होता है। अब उसके बाद जाते हैं हम सॉल्ट एंड इट्स टाइप्स पे। तो सॉल्ट कैसे बनता है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस से बनता है, ठीक है। जब एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो सॉल्ट बनेगा। जैसे कि हम लोग करवाते थे ना HCl और NaOH का रिएक्शन, तो NaCl और वाटर बनता था। हाइड्रोलिसिस क्या है कि रिएक्शन ऑफ कैटायन और एनायन ऑफ सॉल्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव। जैसे कि सॉल्ट का Na पॉजिटिव आयन है, इसका पानी से रिएक्शन करवाएंगे तो NaH बनेगा और OH नेगेटिव बनेगा। OH नेगेटिव बन गया यहाँ पे। सिमिलरली सॉल्ट के क्लोरीन वाले आयन ने पानी का रिएक्शन करा तो HCl बनाया और H पॉजिटिव बच गया। तो ये चीज कहलाती है हाइड्रोलिसिस के, जब सॉल्ट का एनायन और कैटायन रिएक्शन करे पानी के साथ और ये बनाए, तो ये दोनों आयन जो बन रहे हैं, ये चीज कहलाती है हाइड्रोलिसिस। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्ट है। सबसे पहला है टाइप 1 सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाला सबसे अच्छी एग्जांपल है NaCl की, जो कि NaOH और HCl से मिलके बनता है। तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट है। चूंकि इसके दोनों पार्ट स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा और पानी की pH H2O ही रहेगी, बल्कि रिमेन सेम रहेगी 7, जो कि पानी की होती है। इसमें आ जाते हैं NaCl, K2SO4, NaNO3, इस किस्म के सॉल्ट आ जाते हैं। टाइप 2 है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग पार्ट जो है वो रिएक्ट नहीं करता पानी से, लेकिन वीक पार्ट रिएक्ट कर जाते हैं और pH को <7 कर देता है। <7 क्यों कर रहा है, जैसे कि आप देखो NH4Cl एक ऐसा सॉल्ट है जो कि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बने। तो देखो सबसे पहले NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटा, फिर इसका NH4 जो है ये यहाँ पे पानी से रिएक्शन करता है। यहाँ पे मैंने +H2O रिएक्शन करेगा तो ये H पॉजिटिव, ये OH नेगेटिव अपने साथ लगा लेगा, NH4OH पर बना लेगा और H पॉजिटिव। अभी जो H पॉजिटिव है, जैसे जैसे बढ़ेगा ये कंसंट्रेशन को कम करेगा, pH को कम करेगा और एसिडिक बना देगा। अब इसके एग्जांपल में है NH4, 2SO4, COCl2 एक्सेट्रा, इस किस्म के आ जाते हैं। उसके बाद टाइप 3 है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग पार्ट जो अगेन रिएक्ट नहीं करेगा और वीक पार्ट रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि pH 7 से ज्यादा हो जाएगी। अब जैसे कि ये एक सॉल्ट है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो Na2CO3 है, Na पॉजिटिव में टूटेगा, CO3 नेगेटिव में टूटेगा। CO3 नेगेटिव पानी से रिएक्शन करके H2CO3 बना लेगा, जो कि एक एसिड है, और साथ में OH नेगेटिव बनेगा। अब ये OH नेगेटिव क्या करता है, ये बेसिक कैरेक्टर रखता है, तो ये जब जितना ज़्यादा पानी में बनेगा ये pH को बढ़ाता जाएगा, ठीक है, 7 से ज़्यादा कर देगा और हमारा सॉल्यूशन अल्कलाइन की तरफ चला जाएगा। टाइप 4 है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। इसमें क्या होगा कि दोनों कैटायन और एनायन रिएक्ट करेंगे पानी के साथ और pH, अब इसमें क्या होता है, pH डिपेंड करती है, pH ज़्यादा भी हो सकती है, pH कम भी हो सकती है और pH सेम भी रह सकती है। तो डिपेंड करता है कि कैटायन और एनायन कैसे हैं। इसके एग्जांपल में आता है NH4CN, CH3COO और NH4, इस किस्म के वीक एसिड और बेस वाले सॉल्ट आते हैं। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, जिसका आपको सामने मैंने ये चार्ट लगा दिया है कि कौन सा सॉल्ट कहाँ इस्तेमाल होता है। जैसे कि टेबल सॉल्ट का लिखा हुआ है,
नाम लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइट, इप्सम सॉल्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट, इसको लिक्सेटिव इफेक्ट टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट है जिसको गिप्सम भी कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में इस्तेमाल होता है। बेकिंग सोडा है, इसको सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है, इसको हार्ट बर्न के लिए और एसिड इंडाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा एल्यूमिनियम क्लोराइड है जिसको सल्मोनिएट भी कहा जाता है, इसको कफ सिरप में इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट में पोटेशियम क्लोराइड है जिसको फर्टिलाइजर में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं और मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।